हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रीम गुरुकुल। मैं आशुतोष द्विवेदी आप लोगों को फिज़िक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। देखिए, जो अपने 10th के सिलेबस होते हैं, 10th का जो फिज़िक्स का सिलेबस होता है, हम लोग बोलते हैं इसको प्री फाउंडेशन। ठीक है, तो सच में रियलिटी ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस का काम करता है। जब आप क्लास 12th में जाते हो तो आप इन चीज़ों को अगर बेसिकली डीपली अंडरस्टैंड किए हो, बेसिक लेवल से डीप तक, तो आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और क्लास 12th में आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं एस्पेक्ट्स को माइंड में रख के हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए, अभी तक मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमको जानते ही नहीं है, जो देखते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते ही माइंड में कहाँ से दो बातें सामने आती हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, यानी ले चलते हैं आपको उस दुनिया में जिस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये माना जाता था कि भगवान क्रोधित हो गए। ठीक है, तो भगवान क्रोधित हो गए मतलब कि आपने थंडर स्टॉर्म या फिर लाइटनिंग देखी। लाइटनिंग, स्काई में जो लाइटनिंग आप लोग देखते हो, सबसे पहला तो वो आपके माइंड में आता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ होता है। देन आफ्टर धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेकंड इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो यानी कि ये और ये बेसिकली इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो आप लोग को पढ़ना है वो तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और कैसे चार्जेस मूव करते हैं। लेकिन आप लोगों में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि थ्योरेटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइटिंग वाला जो बोले। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ से आपको चीज़ें स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब कौन कौन सा? ये जो लाइटनिंग वाला, जो आप लोग आकाश में जो बिजली देखते हो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का जो मेन काम होता है वो करते हैं सब चार्जेस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डज नॉट मूव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। जैसा कि आप देखते हो बिजली क्या होती है, एक ही जगह गिरती है। ऐसा नहीं होता कि पूरे शहर में फैलता है, वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरता है, जिस पर्टिकुलर रीजन पे गिरता है, उतने दूर की चीज़ों को इफेक्टेड करता है। ठीक है, तो ये रहा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जिसमें कि चार्जेस रेस्ट पे हों। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस मूव करते हैं। अब ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं चार्ज, ये क्या होता है ये आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बोला जाए तो देखिए आपके माइंड में आना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप लोग बुक में देखोगे, आपके बुक में लिखा है कि चार्ज के फ्लो का रेट। तो बेसिकली चार्ज को बताना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं चार्ज होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज होता है उसका इंट्रोडक्शन आपका आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्ज। सबसे पहले देखिए कि आप अगर मान लेते हैं कोई ग्लास रॉड लेते हो, ये जैसे कोई ग्लास रॉड है, इफ़ यू आर टेकिंग ग्लास रॉड, जब बेटा आप ग्लास रॉड को रब करोगे, ठीक है, ग्लास रॉड को रब करते हो या कॉम्ब को लेके रब करोगे तो क्या होगा? आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाई देता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यानी कि देखो पेपर पीस चिपक जाएगा। बैलून को बालों से रगड़ो तो बैलून उसमें चिपकता हुआ दिखाई देगा जब धीरे धीरे ऊपर उठाओगे। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। इन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का रीजन क्या है ये समझने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, माइक्रो यानी कि ऊपर से जो आपको मटेरियल दिख रहा है उसके अंदर जाके देखना होगा। देखिए होता क्या है, इन सब के ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े हो, आप जानते हो कि हम लोग की बॉडी एटम से बनी है और एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ठीक है, तो इस ग्लास रॉड के बाहर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। दूसरे शेल, दूसरे जिस भी मटेरियल से आप इसको रब कर रहे हो उस वो भी मटेरियल तो एटम से भी बना होगा और उसके भी बाहर में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। अब देखिए होगा क्या, जब आप इलेक्ट्रॉन से यानी कि जब इससे दूसरे मटेरियल को आप रब करो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रब करता है।
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रब करता है तो इलेक्ट्रॉन को कभी भी आप लोगों ने पढ़ा है प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कभी नहीं अट्रैक्ट करता है। जिस रीजन की वजह से क्या होता है, रगड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप बार बार काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से मूव कर जाएगा इसके ऊपर। अब ये मूव कर गया तो मूव करने की वजह से इस रॉड के ऊपर आ जाएगा। देखिए पहले क्या था, जितना प्लस थे, जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, तो न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यानी कि इस रॉड के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से थोड़ा सा माइंड में आया, हमने बोले ना चार्ज, कब बोले चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन इस पे से जंप करके दूसरे मटेरियल पे गया तो चार्ज इस पे पॉजिटिव आया और उस दूसरे वाले मटेरियल पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस पे तो पॉजिटिव आया, उस पे नेगेटिव चार्ज आया। ये जो वर्ड बोल रहे हैं चार्ज, किस वजह से बोल रहे हैं, इसका कारण कौन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू द अनदर। तो चार्ज के बारे में हम लोग इतना समझ गए, चार्ज इज नथिंग बट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू द अदर। यानी कि अगर एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में जाता है तो जिसमें से गया होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पे गया होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो बच्चों चार्ज का इंट्रोडक्शन था। व्हाट इज चार्ज इज नथिंग बट ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब माइंड में आ रहा होगा सर प्रोटॉन क्यों नीचे ट्रांसफर करते हैं, तो बेटा प्रोटॉन को ट्रांसफर करोगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है। यानी कि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन अगर आप निकालते हो तो इतना स्ट्रांग फोर्स से, इतना स्ट्रांग फोर्स बाउंडेड होता है, ये तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से तो नहीं निकाल सकते हो, दूसरा ये होता है बेटा कि न्यूक्लियर रिएक्शन होने की संभावना रहती है, जो कि आप लोग आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। तो सबसे पहले चार्ज का मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन दे दिया। चार्ज होते कितने तरीके के हैं वो भी आप लोग यहाँ से पे समझ गए, दो तरीके के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज का डेफिनेशन आप लिख सकते हो अभी क्लास 10th के लेवल पे, चार्ज इज नथिंग बट ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू द अनदर। द मटेरियल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स is known as has acquired positive charge, while the material which accept electron will acquire negative charge। तो चार्जेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक आपका हो गया पॉजिटिव, एक आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ये दो तरीके के चार्जेस। अब इन चार्ज की दो प्रॉपर्टी और आपको सीखनी होगी। कभी भी बेटा पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये आप लोग कैसे देख सकते हो। एक बैलून, एक एक्टिविटी, लेटेस्ट परफॉर्म एक्टिविटी, बैलून को ले लो, बैलून को आप लोग रब करोगे, रब करने के बाद दोनों बैलून को चाहोगे एक में चिपकाना, किसी धागे से बांध दो। टेक अ बैलून एंड स्टिक टाइड इट विद थ्रेड। अब ये बैलून थ्रेड से आप लोगों ने बांध दिया, ध्यान से समझिएगा बेटा, बांधने से पहले आप इस बैलून को अपने हेयर में रब कर लो। ये तुम लोग देख सकते हो, रब करने के बाद तुम इसको पास लाओगे ना तो ये रिपेल कर जाएगा दूर दूर। रीजन क्या है कि जब आप बैलून को रब कर रहे थे तो बैलून में से इलेक्ट्रॉन मेरे हेयर में और इधर वाले बैलून से भी इलेक्ट्रॉन मेरे हेयर में, तो इलेक्ट्रॉन बैलून डोनेट किया तो बैलून के पास क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलून डोनेट किया तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ओ यानी कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 9th पढ़ क्या हुआ बेटा, इन सब के पास मास है, मास के चलते इन दोनों में दो फोर्स लग रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, लेकिन बावजूद उसके ये रिपेल कर दिए गए। दोनों के पास मास है, दोनों सट जाने चाहिए थे, आपस में अट्रैक्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन बावजूद इसके ये रिपेल कर दिए गए। किस वजह से रिपेल किए गए हैं, क्योंकि इन दोनों पास पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक नया तरीके का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वजह से रिपेल कर दिए गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मासेस, ठीक है। ये भी एक नई बात आप लोग समझे। और चार्ज के बारे में एक प्रॉपर्टी और, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और बट अपोजिट चार्जेस
जब आप एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप इसको अपने हेयर से उठाते रहोगे ना तो आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि आपके कुछ हेयर्स इसमें ऐसे अट्रैक्ट होंगे और आपके सर से ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे। बेटा हेयर के पास मास है, अर्थ भी फोर्स लगा रहा है mg, और अगर वो मास ऊपर की तरफ उठ रहा है इसका मतलब कि उसके वेट इतना कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो लगा ही रहा होगा। वो फोर्स कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है, यानी कि इसके पास पॉजिटिव रहता है। तो ध्यान दो, हेयर के आउटर मोस्ट सेल में निगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा जूम करके इसका फिगर समझा रहे हैं। ये आपका हेयर है, हेयर के बाहर का जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बन जा रहा है, इसलिए ये आपका हेयर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जा रहा है। तो देखिए अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा इसी तरीके से फिजिक्स को हमेशा इसी तरीके से डेली लाइफ के एग्जांपल से समझा जाता है, फील किया जाता है, तो इंटरेस्टिंग लगता है। हम लोगों ने अब तक कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकली प्रूफ की, हम एक्टिविटी किए हैं और जो लॉजिकल रीजन है उस बेसिस पे चार्ज का डेफिनेशन निकाले, चार्ज की प्रॉपर्टी निकाले, ठीक है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को तो समझ ही चुके हैं, वो भी लॉजिकल रीजन है, गिरती है इलेक्ट्रिसिटी, उतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी गिरती है तो पूरे शहर में फैलनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ दूर तक ही फैल के रह जाती है। इसका मतलब ये है कि उसमें चार्जेस का मोशन नहीं होता है। नहीं तो बेटा कंडक्टर तो रहता ही, अगर मान लीजिए किसी भी ऊपर, किसी मैन के ऊपर गिर रहा है, किसी रोड पे गिर रहा है, अब सब कंडक्टर ही तो है, फैलना तो चाहिए उसको। अब ये जो वर्ड बोल रहे हैं कंडक्टर, इसके बारे में भी समझाएंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और इन दोनों का रीजन क्या, इलेक्ट्रिसिटी का रीजन क्या है, चार्ज। और चार्ज के बारे में समझ लिए हैं कि चार्ज किस वजह क्या होता है और चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी बातें, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो कूलाम्ब होता है। कूलाम्ब साइंटिस्ट हैं, उनके रेस्पेक्ट में हम लोग ऐसा बोलते हैं, इसकी यूनिट कूलाम्ब कहते हैं। अब एक बात को ध्यान से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। कुछ ओलंपिया के थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बातें आपको समझाना चाहेंगे बेटा। जैसे कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है वो बता रहे हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब। और एक प्रोटॉन के पास, ठीक है, एक प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन ये है, प्रोटॉन के पास 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब का पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। एक बात और समझो ध्यान से, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कम है, क्या प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बड़ा है, तो बेटा ऐसा मतलब नहीं होता है, ये एक नेचर है। जैसे कि मान लो दो मैन हैं, ध्यान से समझो, जैसे दो मैन हैं, ठीक है, एक जब मान लेते हैं ब्लैक है और एक मान लेते हैं बेटा फेयर है, ठीक है, एक मान लेते हैं ब्लैक है, एक फेयर है। तो बेटा इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इस मैन का मास इस मैन के मास से बहुत, ये दोनों अगर सेम मास के हों, दोनों ही 50-50 kg के हों, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस ब्लैक मैन का मास फेयर मैन के मास से कम होगा इसलिए वो काला होगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता है बेटा। ये ब्लैक और फेयरनेस क्या है, प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैन और ये फेयर मैन और ब्लैक मैन की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली चार्ज इज ओनली द इंटरनल प्रॉपर्टी, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब कम या ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये माइंड में आप लोग सेव कर लेंगे। तो ये कूलाम्ब, ये चार्ज की वैल्यू। अब देखिए सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलाम्ब का चार्ज अगर आप किसी बॉडी को दे रहे हो तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे, तो ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। मान लेते हैं ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है बेटा, तो बी, इससे आपने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए कि इसके ऊपर 1 कूलाम्ब का नेगेटिव चार्ज आ जाए या फिर इसके ऊपर 1 कूलाम्ब का पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी। तो देखिए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो चार्जेस हैं यानी कि 1 कूलाम्ब डिवाइडेड बाई ई, यानी कि
1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, कूलाम से कूलाम कैंसिल। अब ये नंबर ऑफ, उसके लिए देखो ये पावर बेटा नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका 1 इंटू 10⁻⁻9 और डिवाइड बाई 1.6, पॉइंट हटाते हैं 0, एक 0 इससे ले लेते हैं तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 टाइम्स में ये, अगर ये 100 हो जाएगा तो इसको कैसे कर सकते हो, 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16, 6 टाइम्स में ले जाओ तो 96 बचेगा 4। ठीक है, 6.2। ठीक है, और उसके बाद से 5, 6.25 इंटू 10⁻18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं बेटा। 0.25 को हटा दिया जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। सोच लो कितनी बड़ी वैल्यू आप निकाल रहे हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो आप मास से इसे इंटू कर सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोग 9th में पढ़े हुए हो, तो आप समझ सकते हो कितना हैवी मास एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करोगे तो 1 कूलाम का चार्ज आएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1 कूलाम इज अ सच अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट चार्जेस, चार्जेस के बारे में जानने के बाद देखिए उसमें 2-3 चीज़ें चार्जेस के बारे में आपको स्टैंडर्ड बताई गई हैं, वो आप जब अपना क्वेश्चन अटेंड करोगे प्री फाउंडेशन लेवल का तो आपको समझ में आएगा, बनेगा। देखिए बच्चों, जब आप आगे बढ़ते हो चार्ज को जानने के बाद तो आपके सामने 2 डाउट्स आते हैं। यानी कि चार्ज को जानने के बाद तुरंत आप बढ़ जाते हो किस लेवल पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो सबसे पहले बेटा तो हम ये बताना चाहेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्टडी इतनी बेसिक लेवल से, इतनी अच्छे लेवल से क्यों कराई जाती है आपको 10th में, बाकी और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्यों नहीं बताया जाता, फिर हीट एनर्जी के बारे में क्यों नहीं बहुत डीपली बताया जाता। रीज़न उसका ये होता है बेटा कि यही एक ऐसी एनर्जी है जो आपके हिसाब से फ्लो करती है। मेरा मतलब कि आप अगर मान लो कुकिंग कर रहे हो बेटा, ठीक है, इफ़ यू आर कुकिंग सम फूड, अगर आप कुकिंग कर रहे हो और कुकिंग करते वक्त ये जैसे आपने कुकिंग किया, कुकिंग करते वक्त बेटा आपका जो स्टोव है इसमें आप हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो। आप ये नोटिस करते हो कि ये हीट सराउंडिंग में भी अवेलेबल रहता है, सराउंडिंग में भी इससे लीकिंग होता रहता है, यानी एनर्जी का लॉस सराउंडिंग में होता रहता है। ठीक है, लेकिन बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है, 1 सेकंड में आप क्या करते हो, लाइट ऑन करते हो। जब आपका लाइट की ज़रूरत है तो लाइट ऑन किया और जैसे ही लाइट की ज़रूरत खत्म लाइट को बंद कर दिया। तो यानी कि ये उस पाथ पे चलता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट और ज़्यादातर लेवल तक, बहुत हाई लेवल तक आप उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बट इन केस ऑफ हीट और रेस्ट ऑफ अदर एनर्जीज यू कांट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आप हीट के लिए कोई रास्ता नहीं बना सकते हो, हीट के लिए कोई रास्ता होता ही नहीं है, ये रेडिएट भी करता है, ये मटेरियल टू मटेरियल भी फ्लो करता है। बट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ वायर से फ्लो करता है। अब वायर से फ्लो करता है ये बात हमने बोला, यानी कि एक कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग और हो गई यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी वायर से ही क्यों फ्लो करता है, हम एक वायर यहाँ पे लगाएं और एक वायर यहाँ पे लगाएं तो बीच में क्या इस बोर्ड पे करंट फ्लो करेगा, ये डिपेंड करता है बोर्ड के नेचर पे। देखिए क्या बात को समझिए, सीधी सी बात है, हमने आपको बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट के बारे में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के बाद, जानने से पहले सॉरी बेटा, ये जैसे मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल पे अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आप क्या क्या जरूरी होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात बोल रहे हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि चार्ज फ्लो होने चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि चार्ज फ्लो होने चाहिए, मोशन ऑफ चार्जेस। बेटा चार्ज मूव होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कब मूव होगा, जब इजिली इस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो, इजिली इलेक्ट्रॉन्स मूव हो, ठीक है, इजिली इलेक्ट्रॉन्स मूव हो।
तो अब आपके माइंड में एक बात आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कब हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए बेटा, अगर इस मार्कर को हम चाहें यहाँ से उठा के अपने हाथ के पीछे रखना, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वही अगर हम चाहें अपनी इस उंगली को उठा के इस पॉइंट पर हम नहीं रख पाएंगे। रीज़न क्या है, ये उंगली बोन्स और मसल से जॉइंट है इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये मार्कर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जॉइंट है, यानी इसे जॉइंट करने वाला फोर्स बिगर है, स्ट्रॉन्गर है इन कंपेरिजन टू दिस एंड माई हैंड। और यानी कि जो फोर्स मेरी उंगली को ज्वाइन किया हुआ है मेरी बॉडी में, वो ज़्यादा हैवियर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द मार्कर को जो मेरे हाथों में जो फोर्स बांधा हुआ है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बेटा जाहिर सी बात है, मार्कर को हटा पा रहे हैं क्योंकि कमज़ोर फोर्स के चलते मार्कर बंधा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि कमज़ोर तरीके से आपके बॉडी में आपका बॉडी यानी कि जो भी मटेरियल आप कंसिडर कर रहे हो, आपका बॉडी यानी अपना बॉडी मत लेना, वैसे ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो कंडक्टर, उस पर बाद में विचार करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड होगा उसी को आप इजीली मूव करा सकते हो। तो वीकली बॉन्डेड यानी कि कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड होते हैं, तो देखिए उनका एक नाम होता है कंडक्टर। तो यानी इसमें एक पॉइंट और आप लोग पढ़ोगे, दैट इज कंडक्टर, ठीक है, दैट इज कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? वो मटेरियल होते हैं जिनमें सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाउंडेड ना हो, वीक फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्स, कमजोर फोर्स होता है, नाम है एक, उससे बाउंडेड हो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं किसी मटेरियल में, उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि आपका मेटल्स, कॉपर, ये सब क्या है, आयरन, ये क्या है, कंडक्टर है, इनके पास सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सी यानी कि सागर, समुद्र, फ्री इलेक्ट्रॉन का सागर होता है, समुद्र होता है, ढेर सारे जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इजीली मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही तो चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है चार्ज भी मूव करेगा, ठीक है। कैसे मूव करेगा समझ सकते हो इस चीज़ को। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे जाता है तो ये नेगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये यहाँ से इधर आता है तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखिए धीरे धीरे पीछे पॉजिटिव छोड़ता जा रहा है और आगे नेगेटिव को बढ़ाते जा रहा है। तो बेटा यही बात बोल रहे हैं, यानी चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए चार्ज बिल्कुल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं उन मटेरियल्स को कंडक्टर बोला जाता है जिन मटेरियल में सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर जिनके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो सके वन पॉइंट टू द अनदर, उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मेटल्स, ठीक है। तो ये तो था स्टडी ऑफ कंडक्टर। अब इंसुलेटर जिनसे इजीली पास ना हो, जैसे कि प्लास्टिक, जब आप आगे पढ़ोगे तो आप जानोगे कि प्लास्टिक जो होता है इसमें जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जाइंट यानी कि जाइंट जैसे कि राक्षस बोला जाता है ना, राक्षस बहुत बड़ा होता है, एकदम भयानक होता है, तो बड़ा भयानक इस वर्ड को याद रखिए। वैसे ही मान लीजिए कि एक एटम है, इससे फॉर एग्जांपल दो एटम लगे हुए हैं, बी और ये एटम ए। अब इस यही आपका पैटर्न करोड़ों बार रिपीट होगा तो आपका प्लास्टिक बनता है, ठीक है, आपका प्लास्टिक बनता है। अब ये करोड़ों बार रिपीट होगा, यानी ढेर सारे एटम्स हैं, सब एक दूसरे को अच्छे से बाउंड किए हुए हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बाउंड किए हुए हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है यानी कि आप क्या चाहो, आप अगर चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर हो तभी तो चार्ज मूव होगा, और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि फ्री वो है नहीं, बहुत कठिन होता है मूव कराना, और ना ही आपका चार्ज मूव होगा, ना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो पाएगा। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? यूजुअली द मटेरियल्स विच हैव लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और विच डज नॉट ऑलो इलेक्ट्रिक करेंट टू पास इजिली थ्रू देम, खुद से इलेक्ट्रिक करंट को बहुत आसानी से पास होने नहीं देते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स। ये तो अपना थ्योरेटिकल कॉर्नर था। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, देखिए एकदम अच्छे से फिजिक्स फील कराएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करे। कंडक्टर इंसुलेटर तो हम लोग पढ़ लिए, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आएगा बच्चा लोग कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्यों मूव करे, क्या रीज़न होगा। तो इसे समझने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी फिर परफॉर्म करते हैं। कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, देखिए हमने क्या किया, ये एक रास्ता बनाया, रास्ता, लेट अस टेक अ पाथ ऑफ अ हॉलो पाइप, एक हॉलो पाइप का रास्ता बना दिए। अब ध्यान से देखिए, ग्राउंड से ये पाइप क्या है, h हाइट ऊपर है, इसका ये सिरा, ये पॉइंट A, और ये सिरा स्मॉल h हाइट ऊपर है ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से ये h और, ठीक है, स्मॉल h हाइट ऊपर है। अब ध्यान, दूसरी तरफ ऑन द सेकेंड साइड एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाइप ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल रॉड ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इसके अंदर एक प्लास्टिक की बॉल उठा के डालिए इस पॉइंट A पे। बेटा बॉल नॉन लिविंग थिंग है, बॉल के पास भी मास है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये हॉरिजॉन्टली अगर एक ही हाइट पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली सेम हाइट पे अगर ये बॉल, ये पाइप रखा हुआ है, तो क्या बेटा टाइम जब थोड़ा बीतेगा, जब थोड़ा टाइम इलेप्स होगा, तो क्या इस बॉल के पोजीशन में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, डज नॉट अकर एनी चेंज। सबसे पहले तो ये रीजन क्या है, A और B, ऐसा रीजन क्या है कि इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा, ये हम लोग इसके बाद, इस एक्टिविटी के बाद समझेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लो ये आप हो, ठीक है, और आप उसी बॉल को ग्राउंड से उठाते हो जिसका मास m है, और उठा के आप इस A में इंसर्ट करते हो, तो बेटा h हाइट ऊपर गया, मास m। एक बात बताओ, आप लोग 9th में पढ़े हुए हो, इस बॉल को अगर हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो कम से कम कितना फोर्स दें, mg इतना फोर्स दें, यानी कि फोर्स कितना देंगे, mg। नाउ बेटा अब इसको, जब इस बॉल को आप इसमें इंसर्ट कीजिएगा, तो आपने कुछ फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, h। जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वर्क डन कितना हुआ है, mgh। वर्क डन इज mgh, ठीक है, ये आपका वर्क डन है, कैपिटल H होगा बेटा यहाँ से। ये जो वर्क डन है वो इस पॉइंट A पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपने वर्क डन किया, ये पोटेंशियल एनर्जी में इसके सेव हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब उसके बाद क्या करो, आप थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पे इंसर्ट करने बाद आप अगर छोड़ देते हो, तो अब आप देखोगे कि ये बॉल पॉइंट A से पॉइंट B तक लुढ़कते हुए पहुँच जाएगा। क्या रीज़न था कि बिना किसी फोर्स दिए एक नॉन लिविंग थिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लुढ़कते हुए पहुँच गई? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो जब मूव करना शुरू कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में बदली और यहाँ तक फिर ये बॉल आया। इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट A इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट B। तो जिसका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर रहता है वहाँ से फिर जिसका पोटेंशियल एनर्जी लोअर रहता है वहाँ तक क्या होता है, एनर्जी, वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हो या फिर एनर्जी बोल सकते हो, उसका फ्लो होता है। कैसे एनर्जी का फ्लो होता है बोल सकते हो बेटा? देखो ये जब बॉल मूव कर रहा था तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv²। अब वो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर गया। तो दोनों ही बात बोल सकते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी में, पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है तो ही नॉन लिविंग थिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसको फील भी करा दे रहे, नॉन लिविंग थिंग बोल रहे हैं, अच्छे से याद रखना। नॉन लिविंग थिंग में सब कुछ, आपके फीलिंग्स भी उसी में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपकी लड़ाई होती किसी से और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उस वक्त जैसे मान लो ये दो पर्सन्स हैं, दो पर्सन की एक दूसरे से अगर लड़ाई होती है, ध्यान से समझना, जो गुस्से में है पर्सन, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर है, तो एंगर के चलते इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाती है, हाई हो जाता है, हाथ पांव चलाने लगता है। हाथ पांव चलाने लगता है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, हिंदी के भी वर्ड्स पे बेटा, हाथ पांव चलाने लगता है, इसका मतलब कि इसका पोटेंशियल हाई, तो इसका पोटेंशियल क्या है, लो है। इसका पोटेंशियल लो होने की वजह से हाथ पांव चला रहे हैं, यानी इससे एनर्जी का भी क्या हो रहा है, इस पर ट्रांसफर हो रहा है। जो आप बोले ना गुस्सा ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर
होने लगता है। तो बेटा नॉन लिविंग थिंग एनर्जी भी तो है, गुस्सा भी हो क्या नॉन लिविंग थिंग है ना। तो आप दुनिया में इस बात को, ये एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रुथ है जो आपको हम बता रहे हैं कि जब भी पोटेंशियल का ही डिफरेंस होगा तभी नॉन लिविंग थिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस फ्लो हो सकता है। तो यहाँ हमने आपको इंट्रोड्यूस किया ये कैसे, और पोटेंशियल नाम कैसे ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ना कैसे वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में बदला है। mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, mgh इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, आपको 9th में पढ़े हुए हो तो वहीं से बता रहे हैं। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में अगर डिफरेंस हो तो नॉन लिविंग थिंग का फ्लो हो सकता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। आप टैप वाटर भी देखते हो, ऊपर टंकी रखी रहती है, टंकी से सारा का सारा पानी नीचे की तरफ गिरता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नीचे से आप बाल्टी लगाओ टैप पे और बाल्टी का सारा, आपके बकेट का सारा पानी टंकी में चढ़ जाए। अगर मोटर नहीं लगाया हो तो ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि ये ये क्या है, लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है। हाई से लो कोई भी एनर्जी फ्लो होता है, लो से हाई फ्लो कराना है तो आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मोटर, जो कि आपके कोर्स में है, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। तो बेटा इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में, किस नई चीज़ के बारे में समझा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर कराना है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कराना है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कंडक्टर में कराना है, तो हम लोगों को जिन दो टर्मिनल के बीच मोशन कराना होगा उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में जो पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, अब वो समझो। वो भी आप लोग समझ चुके हो, अगर इस एग्जाम्पल को देखे हो तो एकदम फील करा के चीज़ों को समझाएंगे बेटा, ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं क्यू चार्ज, ठीक है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर जानते हो मेटल का होता है, कॉपर का होता है, और इसके पास सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेटा आप चार्ज को अगर यहाँ से फ्लो करा के यहाँ पे रख रहे हो तो बेटा इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अब ध्यान से समझो। याद करो ये पाइप वाला जो एग्जाम्पल बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना पाइप वाला एग्जाम्पल, इसी के ऊपर तुम्हारा देखो ज़्यादातर पाइप, बॉल, पाइप और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे काफ़ी कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इससे यहाँ तक जो मोशन हुआ है उस मोशन में रीजन था पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या था, mgh माइनस mg स्मॉल h। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ वाले से माइनस कर दिया जाए, यहाँ का पोटेंशियल वही होगा इसका डिफरेंस, या फिर यूँ कह सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा आप लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हो, आप देख सकते हो mg क्या है, दिस इज द फोर्स, ये क्या है फोर्स है, और h माइनस h देखते हैं क्या होता है बेटा, ये h हाइट था, ये बेटा स्मॉल h हाइट था, h माइनस h यानी कि हम लोग इस हाइट की बात बोल रहे हैं। तो बेटा ये फोर्स और ये क्या है h माइनस h, इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो mg कैपिटल H माइनस h, ये जो h माइनस h ये एक डिस्टेंस ही तो है, फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी वर्क डन, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन ले जाने में वर्टिकल में जो हाइट में चेंज हो रहा है वही क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन आप लोग कर रहे हो वही क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग बोल सकते, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग बोल सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग, सेम तरीके से यहाँ पे क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो वर्क डन आप लोग कर रहे हो वही चीज यहाँ पे भी बोला जा सकता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही से डेफिनेशन आता है, डायरेक्ट आप लोग डेफिनेशन पढ़ ले तो दिमाग में कोई फील नहीं आता है बेटा, फील यहाँ से आता है कि आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वर्क डन का डिफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, उसी तरीके से भाई ये भी नॉन लिविंग थिंग है, चार्ज भी नॉन लिविंग थिंग है, उसी तरीके से चार्ज भी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो करता है तो फ्लो करते वक्त जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को मूव कराने में आप जो वर्क डन कर रहे हो वही इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नोट कर लेते हैं इन एग्जांपल्स को, और इन एग्जांपल्स के थ्रू आप देखो तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी तरीके से क्लियर हो रहा है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है।